नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के पाठ 1 नमक का दरोगा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार है वो मुंशी प्रेमचंद जी है। और जो मुंशी प्रेमचंद जी है, इनके बारे में आप शुरू से पढ़ते आ ही रहे हैं। हम इसका संक्षिप्त परिचय के बाद पाठ को समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे। तो ये जो पाठ है नमक का दरोगा, नमक आप सभी लोग जानते हो, दरोगा जो इंस्पेक्शन करने वाला, जो उसका इंस्पेक्टर होता है, तो नमक का दरोगा, ठीक है, जो हेड है उसके ऊपर ये चैप्टर है। और जब आप कहानी पढ़ेंगे, बहुत सीधी सिंपल स्टोरी है, ऐसा नहीं है बहुत घुमा फिरा के कहा गया है, बहुत ही साधारण सी स्टोरी है। और जब आप इसको पढ़ेंगे बड़ी ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। जो ये कहानी है नमक का दरोगा, इसके जो मुंशी प्रेमचंद जी है, उनकी बहुचर्चित कहानी है। इसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था और इस कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का पूर्ण उदाहरण प्रस्तुत है। अब जो आदर्शोन्मुख है छात्रों, यहाँ पर एक आदर्श रूप यहाँ पर उसका यथार्थवाद यानी पूरी सच्चाई के साथ यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। स्टोरी में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसी जो स्टोरी है उसको बड़े ही आदर्शपूर्ण तरीके से पूरी सच्चाई के साथ यहाँ पर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया है। यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी। धन आप जानते हैं पैसा, और धर्म आप जानते हैं धर्म, ठीक है, अपना कर्तव्य। धर्म सिर्फ यहाँ पूजा पाठ की बात नहीं हो रही, मंदिर की बात नहीं हो रही, मस्जिद की बात नहीं हो रही। धर्म है आपका क्या कर्तव्य, आपका क्या धर्म है। तो यहाँ पे जो धन है वो दब गया है अपने धर्म के ऊपर और यहाँ धर्म की जीत हुई है। धन और धर्म को हम क्रमशः इस कहानी में असद्वृद्धि और सद्वृत्ति, यानी जो असद्वृद्धि है वो धन को कहा जाएगा, सद्वृत्ति है जो धर्म को कहा जाएगा, बुराई धन को कहा जाएगा, अच्छाई धर्म को कहा जाएगा, असत्य धन के लिए बोला जाता है, सत्य जो है धर्म के लिए कहा जाता है। तो इन सभी नामों से इनको बोल सकते हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। यानी इस कहानी के जो पात्र हैं, यानी मुंशी वंशीधर और जो पंडित आलोपी दीन, इनके आसपास ही पूरी स्टोरी है। यह ईमानदार जो है मुंशी वंशीधर है और जो छल कपटी है वो पंडित आलोपी दीन है, जो धन की वजह से और धन का उपयोग दुरुपयोग करके जो एक ईमानदार व्यक्ति को नौकरी से निकलवा देता है। लेकिन अंततः सत्य के आगे उसका सिर झुक जाता है, सच्चाई के आगे वो नतमस्तक कर देता है और सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। वह स्वयं गहरे अपराध बोध से दब जाते हैं। यानी उन्होंने मुंशी धर के साथ गलत तो किया ही, मुंशी वंशीधर के साथ गलत तो किया ही, लेकिन उन्होंने उनकी जो सच्चाई और ईमानदारी को देख के नतमस्तक हो गए और उन्होंने खुद ही अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी थी उसका उन्होंने, जब तक वो जीवित है उसका उन्होंने उसको जो था एक अच्छी पोस्ट पर, एक स्थायी जो मैनेजर की पोस्ट पे वहाँ नियुक्त कर दिया। तो इसी ईमानदारी और सच्चाई के ऊपर ये कहानी है। तो अब हम बिना किसी देरी के इसकी स्टोरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए, स्टोरी कुछ इस प्रकार है। मैं बहुत ही आसान भाषा में स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि बुक पे ज़्यादा फोकस ना हो, बुक में बहुत कठिन शब्द होते हैं। देखो, चैप्टर जो है वो आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको समरी दे दी जाती है। समरी से होता है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप खुद भी एक बार बुक रीडिंग कीजिए। आप किसी की भी समरी देखते हैं, आप समरी पे डिपेंड मत होइए। आप जब स्टोरी सुन रहे हैं, समरी सुन रहे हैं, तब आपकी एक चैप्टर हो गया। दूसरी बार जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो दूसरी बार हो गया। और अच्छे से कुछ चीज़ जो मिस हो जाती है वो क्लियर हो जाती है। और तीसरी बार जब आप उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि वीडियो को देखने से पहले जब आप समरी देखते हैं, चैप्टर को भी ज़रूर पढ़िए। अगर आप पहले नहीं पढ़ना चाहते तो समरी आप चैप्टर को पढ़ने के बाद ज़रूर पढ़िए, समरी को सुनने के बाद। तो पाठ कुछ ऐसे शुरू होता है कि जब से नमक का विभाग बना तभी से लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। यानी जब से नमक आप जानते हैं, सॉल्ट की बात हो रही है, कि जब से नमक का जो एक ऑफिस बना, एक विभाग बना, एक सेक्शन बना, तभी से नमक की चोरी जो है लोग चोरी छिपे करने लगे। इसमें घूस भी चलने लगी थी। अतः बड़े बड़े अधिकारी भी इस पद को पाने की जुगल में रहते
थे, जो बड़े-बड़े ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी में तैनात हैं, वो भी इस पोस्ट को पाने के लिए लगे रहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो नमक का सेक्शन आया था, नमक का जो एक अलग से अ, आया था ऑफ़िस, इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा कालाबाज़ारी थी, तो वो लोग चाहते थे कि हम इस डिपार्टमेंट में घुस जाएँ, तो जो हमारी सैलरी है उससे भी ज़्यादा हम लोग 2 नंबर का पैसा कमा सकें। आप इतने मैच्योर, आप इतने समझदार हैं, आप इन सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। मुंशी वंशीधर को यह भी, जैसा कि हमारी इस कहानी का पहला जो पात्र है उसका नाम है मुंशी वंशीधर, को भी ये पद हासिल हो गया। मुंशी वंशीधर थे, उनको ये पद हासिल हुआ। उनके पिता ने उसे ऊपरी कमाई का ध्यान रखने की बहुत प्रकार से हिदायत दी, पर वंशीधर पर ईमानदारी का जुनून सवार था। यानी जो मुंशी वंशीधर थे, उनको ये पद मिला और उनके पिता ने उनको ऊपरी कमाई यानी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए भी ध्यान रखने की बात बोली, हमेशा उसको समझाया। लेकिन जो वंशीधर थे, इससे उनके कैरेक्टर का पता चलता है कि वो एक ईमानदार और एक जुनूनी व्यक्ति थे, जो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। तो यहाँ से उनका एक कैरेक्टर, हमें व्यक्तित्व पता चलता है कि किस तरह के वो व्यक्ति थे। उनकी नियुक्ति को अभी 6 महीने ही बीते थे, वे नमक के दरोगा थे। उनके दफ्तर के पास ही यमुना नदी बहती थी। बहुत ईजी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक रात उन्होंने नदी पर बैलगाड़ियों की आवाज़ें सुनी, तो वो पुल पर जा पहुँचे, यानी जहाँ उन्हें गड़बड़ी लगी, क्योंकि सबको पता है नमक क्या है, समुद्र से निकलता है, और उनको जब गड़बड़ी लगी तो वो वहाँ जाकर जाँच के लिए पहुँच गए। वहाँ डाँट कर पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है? पता चला कि सारी गाड़ियाँ पंडित अलोपी दिन की है। यानी इस कहानी का जो दूसरा पात्र है अलोपी दिन, उसका भी यहाँ पर खुलासा हो गया। यानी यहाँ पता चल गया कि वो जब जांच के लिए पहुंचे कि गाड़ियाँ किसकी है सरकारी महकमे में, तो उनको पता चला डांटने पर कि पंडित अलोपी दिन की है। पंडित अलोपी दिन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। मुंशी जी ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या लदा है, तो सन्नाटा छा गया। सन्नाटा क्यों छा गया? ऑब्वियस है, वो डर गए, सारे घबरा गए कि नमक का इंस्पेक्शन करने वाला दरोगा यहाँ पर आया और शायद वो कोई गलत काम कर रहे हैं, तो वो घबरा गए। आगे में पता चलेगा। उन्होंने स्वयं बोरों को टटोला तो पता चला कि इसमें नमक है, यानी नमक की कालाबाजारी हो रही है। नमक को गलत रेट पर गलत तरीके से बेचा जाएगा। तभी गाड़ी वालों ने सोते हुए अलोपी दिन को जगाकर सूचना दी कि दरोगा ने सारी गाड़ियां रोक दी है और घाट पर आपको बुलाया है। और जो उसके कर्मचारी थे अलोपी दिन के, जो ये काम कर रहे थे, उन्होंने उसको बता दिया और घाट पर उसको बुलाया गया है मुंशी द्वारा। पंडित जी अभी भी धन के नशे में थे, अतः दरोगा के सामने धन का लालच देने लगे। वंशीधर ने कड़क स्वर में कहा कि मैं उन लोगों से नहीं में से नहीं हूं जो अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यानी यहाँ पर उसके पास एक मौका था, अलोपी दिन से मुंह मांगी वो रकम वसूल सकता था, क्योंकि उसने उसकी गाड़ियां पकड़ी थी जिसमें वो नमक का फेरबदल कर रहे थे, काला बाजारी कर रहे थे। लेकिन जो मुंशी वंशीधर थे एक ईमानदार व्यक्ति थे, और उन्होंने इस मौके का फायदा न उठाकर पूरी ईमानदारी से उसके लिए मनोज कर दिया। दरोगा ने उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म दिया। पंडित अलोपी दिन काफी गिड़गिड़ाए और 40,000 रुपए तक की रिश्वत पेश की। अब 40,000 आज के टाइम में कोई बहुत बिग अमाउंट नहीं है, लेकिन स्टोरी काफी पुरानी है। तो 40,000 भी एक बहुत मोटा अमाउंट था उस समय पे, और उन्होंने रिश्वत भी उसके सामने रखी, पर वंशीधर अपने कर्तव्य से नहीं डिगे। उनका मन नहीं डोला, वो चाहते तो कर सकते थे, उनके फादर भी उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करते थे ऊपरी इनकम के लिए, लेकिन उनकी जो ईमानदारी थी, जो सत्यता थी, वो कभी भी नहीं डगमगाई। अलोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मूर्छित होकर गिर पड़े, वो बेहोश हो गए। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। अगले दिन पंडित अलोपी दिन को अदालत में ले जाया गया, और वहां तो सभी कर्मचारी उनके खरीदे हुए गुलाम की तरह थे। यानी यहाँ पे दिखाया गया कि जो मुंशी वंशीधर थे वो धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति थे, एक ईमानदार व्यक्ति थे। वहीं उनके अपोजिट जो था पंडित अलोपी दिन, जो धन के नशे में चूर था, और जो सारे सरकारी कर्मचारी थे, अदालत में भी जो जितने भी वकील, जज, जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे, वो भी सब बिके हुए थे। वे सभी
जो लोग थे वो पंडित अलोपीदीन से सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। हाँ, वंशीधर जो थे वो चुपचाप खड़े थे। उन्हें न्याय भी अपनी ओर खिंचा हुआ दिखाई दिया। जहाँ के कर्मचारी भ्रष्ट हो वहाँ भला कैसन है। यानी जब जज बिका हुआ है, लॉयर बिका हुआ है, पुलिस बिकी हुई है, तो जजमेंट हो ही गया कि पंडित अलोपीदीन को जो है निर्दोष साबित करके छोड़ दिया जाएगा और जो मुंशी वंशीधर है वो गुनहगार साबित होंगे। लेकिन जो मुंशीधर थे वो इतने सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे, तो उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था और मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। निर्मूल यानी उनका कोई मूल नहीं, कोई आधार नहीं है, और भ्रमात्मक यानी भटकाने वाले हैं, यानी केस को इधर उधर भटकाने वाले हैं। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो और वे एक बड़े आदमी हैं, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। खेद की बात यह है कि मुंशी वंशीधर ने अपनी उद्दंडता और विचारहीनता से, यानी अपने उद्दंडता, ये ऐसा घिनौना काम करके और विचार यानी बिना किसी सोच समझ से एक भले मानुष को कष्ट पहुंचाया। तो देखिए किस तरीके से जो पूरी सरकारी जो प्रणाली है, पूरी जो संस्था है, किस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया और एक गलत व्यक्ति को निर्दोष साबित करके छोड़ दिया गया। तो ये पैसे का सब कुछ गुमान है। पैसे के आधार पर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। नतीजा यह हुआ कि पंडित अलोपीदीन साफ बच निकले और वंशीधर को 1 सप्ताह बीतते ही मुअत्तली का आदेश मिल गया। यानी 1 सप्ताह होते ही उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर्स मिल गए। वे बहुत दुखी मन से घर लौटे। बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ ने भी उनके व्यवहार की निंदा की। नतीजा यह हुआ कि पंडित अलोपीदीन साफ बच निकले और वंशीधर को 1 सप्ताह होते ही, यानी 1 हफ्ता बीतते ही बर्खास्त यानी सस्पेंड कर दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ और वे बहुत दुखी मन से घर लौटे और बूढ़े बाप और माँ ने भी उनके इस व्यवहार की निंदा की। पत्नी ने भी कई दिनों तक उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। यानी वो घर वाले भी सभी ये चाहते थे कि गलत का साथ देते तो आज इनकी नौकरी भी नहीं जाती, प्लस इनको एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं आती। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने सच्चाई का साथ दिया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इनकम तो दूर, जो इनकी खुद की नौकरी थी वो भी इनके हाथ से चली गई। तो घर वाले इसलिए नाराज थे, यानी वो चाहते थे वो ईमानदारी से काम ना करें, उनके घर वाले भी उनकी ईमानदारी का साथ नहीं दे रहे थे। तो अभी तक स्टोरी बहुत क्लियर है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है और मैं भी कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूँ। आगे बढ़ते हैं। इस घटना को 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन शाम के समय बूढ़े मुंशी जी के दरवाजे पर एक सजा धजा रथ आकर रुका। मुंशी जी अगवानी के दौड़े तो देखा यह तो पंडित अलोपीदीन हैं, और जो मुंशी जी थे उनके जो पिता थे वो दौड़े और उन्होंने देखा तो ये तो पंडित अलोपीदीन हैं। उन्होंने झुककर दंडवत प्रणाम किया। यानी जिसकी वजह से मुंशी जी के बेटे की, वंशीधर की नौकरी चली गई, उन्होंने उसके आगे दंडवत प्रणाम किया और अपने नालायक पुत्र के व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगे। यानी अपने पुत्र को नालायक करे, यानी जो सच्चा इंसान है, ईमानदार इंसान है, जो पूरी निष्ठता और धर्म का पालन कर रहा है, उसको वो नालायक कह रहे हैं और उसके लिए जो उसने गलत काम नहीं किया उससे के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। पर पंडित अलोपीदीन ने उनके पुत्र को धर्मपरायण व्यक्ति बताकर उनके पुत्र की प्रशंसा की। यानी उनके घर वालों को उनकी इस क्वालिटी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति था, जो अलोपीदीन था, वो उनके इस ईमानदारी और धर्मपरायण उनका जो व्यवहार था उसकी उन्होंने प्रशंसा की। पंडित अलोपीदीन ने कहा कि आज तक मैं दरोगा साहब की हिरासत में स्वेच्छा से आया हूँ, कि उन्होंने कहा कि आज मैं दरोगा साहब की हिरासत में स्वेच्छा से आया हूँ, कि मैं दरोगा साहब के जो नमक के दरोगा है इनके सामने मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और वंशीधर ने उनका सत्कार तो किया पर स्वाभिमान पूर्वक क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी भी थी। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था जो वो शर्माते या हिचकते या किसी भी तरह का, और उन्होंने वंशीधर जो थे उन्होंने भी पंडित अलोपीदीन का वेलकम किया बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही अपनी स्वाभिमान के साथ। पहले तो उन्होंने समझा कि ये महाशय मुझे लज्जित करने आए हैं, कि उनको इंसल्ट करने आए हैं कि देखो मैंने पैसे के दम पे तुम्हें हरा दिया और तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। लेकिन पर उनके सद्भाव को देखकर बहुत प्रभावित, और जो
वंशीधर थे वो भी बहुत प्रभावित हुए। अलोपीदीन ने विनय भाव से उनके सामने एक स्टैंप लगा पेपर रखा जिसमें वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर प्रस्ताव था। 6,000 वार्षिक वेतन तथा रोजाना खर्च अलग से। वंशीधर ने बहुत कहा कि मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, पर वह ना माने और बोले मुझे आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। वह बोले मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बैमुरोव उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात अलोपीदीन वंशीधर की धर्मनिष्ठता और ईमानदारी का कायल हो गए। वंशीधर ने अंततः मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया, यानी सरकारी नौकरी छूटी, लेकिन जो वंशीधर थे उन्होंने उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी अपनी उसका मैनेजर वहाँ पर नियुक्त कर लिया और अच्छी सैलरी पर। तो इस तरीके से यहाँ स्टोरी समाप्त होती है। बहुत इजी स्टोरी है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन सुनिए, उसके बाद खुद से भी रीडिंग कीजिए और अब हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपको जो स्टोरी है क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की या इसके रिविजन की कभी दोबारा रिविजन की आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए बिना किसी देरी के इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो एक तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने विचार प्रकट करने कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं अपने विचार आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपको इसके अलावा भी कुछ ऐड ऑन करना है तो आप अपने अलग से नोट्स में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लिखने की और पॉज कर करके नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF भी अवेलेबल है, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा भी कोई अपने विचार याद आते हैं जो हमारे इसमें ऐड हो सकते हैं और दूसरे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और तो पहला प्रश्न है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्यों? तो हमें इस कहानी का पात्र जो वंशीधर है सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सबके विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित अलोपीदीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बनाया, जैसा कि हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं। प्रश्न 2 है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पक्ष जो है उभर कर आते हैं? तो पंडित अलोपीदीन अपने क्षेत्र के नामी गिरामी सेठ थे। सभी लोग उनसे कर्ज लेते थे। उनको व्यक्तित्व पर एक शोषक महाजन का सा था और पर उन्होंने सत्यनिष्ठा का भी मान किया। जैसा कि स्टोरी के एंड में हमने देखा, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जैसे लक्ष्मी के वो बहुत बड़े उपासक थे। जैसे कि हम जान ही चुके हैं, वो धन का प्रतीक थे। उन्हें धन पर अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीकों से धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। और साथ ही वे कठिन घड़ी में धन को ही अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें विश्वास था कि इस लोक से उस लोक तक संसार का प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की दया से संभव होता है। इसलिए वंशी धर्म की धर्मनिष्ठता पर उन्होंने उछल उछल कर वार किए थे। अगला है, ईमानदारी के भी कायल थे। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वह स्वयं उसके द्वार पर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंप कर मैनेजर के स्थायी रूप पद पर नियुक्त कर दिया और उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर इज्जत भी बख्शी। जब चैप्टर ही ईजी है तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी है, फिर भी हमारा फर्ज है कि हम डिस्कस करें, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो इजीली नहीं कर पाते। कुछ छात्र होते हैं जिनको पकी पकाई खिचड़ी की आदत होती है। कुछ छात्र होते हैं जिनको ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्ज है, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। जैसा कि वृद्ध मुंशी, यह वंशीधर का पिता है जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। ये अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। पाठ में यह अंश उसके विचारों को व्यक्त करता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं,
वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। घास फूस की तरह, जिस तरीके से घास फूस जल्दी जल्दी बढ़ती है उस तरीके से बढ़ती जा रही है, यानी हमें इनकी शादियां भी करनी है। मैं कगारे पर का एक वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ा, यानी मैं एक ऐसा वृक्ष हो चुका हूँ जो कभी भी गिर सकता हूँ, यानी मैं मर सकता हूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। यानी इनकी लैंग्वेज है जो जो अपने बेटे को मुहावरों लोकोक्तियों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी जो निगाह है, हमें तो जो चढ़ावा आ रहा है और जो चादर है कितनी बड़ी है उस पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी वो ऊपरी आय के लिए उसको इनडायरेक्ट वे में बहुत चीजें बता रहे हैं। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, और जो मंथली इनकम है वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह है, जो एकदम आती है और एकदम खत्म हो जाती है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जैसे चांद होता है पूर्णमासी का, जिस दिन आता है उस दिन पूरा होता है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते तो घटते 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 खत्म हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तो तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वे बेटे द्वारा रिश्वत ना लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते। पढ़ना लिखाना सब अकारण अकारण गया, यानी वो कहते हैं कि तुम्हारी इस पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा अगर तुम ऊपरी कमाई नहीं करते। बहुत तरीकों से, बहुत उदाहरणों से माध्यम से उन्होंने अपने बेटे को कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम्हें ऊपरी इनकम करनी चाहिए। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो है वकील। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें धन से मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। अपराधी के जितने पर भी वह प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। वकीलों ने नमक के दरोगा की चेतावनी तक दिलवा दी। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को झेलना पड़ा। नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्ध को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। यानी जो एक निर्दोष व्यक्ति था उसे भी दोषी साबित कर दिया गया। अगले हैं शहर की भीड़, यानी जो वहां उपस्थित थे। तो शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने व तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, कोई सोच नहीं होती। अलोपे दिन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सब जीभ जागना मतलब नमक, फ्लेवर, टेस्ट। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती। भीड़ के मारे छत और दीवार में भी कोई भेद नहीं रहा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये उसके पिता द्वारा कहा गया है। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहुत बहुता हुआ स्रोत है, बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। उसकी ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो और तुम्हें क्या समझाऊं। जिसमें पहला ही किसकी उक्ति है तो हमें पता ही है। यह उक्ति नौकरी पर जाते हुए पुत्र को हिदायत देते समय मुंशी बंशीधर जी ने कही थी।
यानी वंशीधर को उनके पिता वृद्ध मुंशी ने कही थी। दूसरा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? तो जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चांद दिखाई देता है, वैसे ही वेतन भी पूरा एक ही बार दिखाई देती है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण जो गोलाकार है घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन्हीं समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तीसरा है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो ये आपके विचार हैं। ऑब्वियस है चैप्टर में हमें उसे गलत दिखाया गया है, तो हम भी उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे कि एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह का मार्गदर्शन देना सर्वथा अनुचित है और ये वैसे भी गलत है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्य निष्ठता बताना है। ऐसे में पिता के ऐसे वक्तव्य से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। प्रश्न 5 है, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं, सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू में ही प्रभावी रहा और अंत में भी वंशीधर के सत्य के सामने अलोपीदिन को हार माननी पड़ी। दूसरा, ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था, वह भारी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में अलोपीदिन द्वारा स्वयं उसके घर पहुंचना और इस गुण के कारण उसे अपनी समस्त जायदाद का मैनेजर बनाया गया। यानी मैंने दो यहाँ पर शीर्षक दिए हैं। इसके अलावा एक है सत्य की जीत और दूसरा ईमानदारी। इसके अलावा अगर आपको कोई और इसका शीर्षक आता है याद में, या आप इसके अलावा कुछ और अपने व्यूज देते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जल्द से जल्द हमें और भी शीर्षक बताइए। प्रश्न 6 है, कहानी के अंत में अलोपीदिन के वंशीधर की नियुक्ति करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित यानी लॉजिक्स के साथ बताना है। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो कहानी के अंत में जो अलोपीदिन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया है। दूसरा, उनके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मेरी वजह से इस व्यक्ति की नौकरी चली गई और मैं इसको कुछ सहायता दूं। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले। जहां तक कहानी से समापन की बात है, तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज्यादा उचित है। पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी किसी ईमानदार को ही मिलता है। अक्सर अपमान ही झेलने को मिलता है। तो इस तरीके से संपूर्ण पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत आसानी से समझ आया होगा। उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।